नाउ अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और सिंपल एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन लिखना बताया गया। अगर सपोज आपको ये एंगल बिटवीन या सबटेंडेड एंगल एट द पॉइंट ऑफ कि ये सर्कल इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये निकालना है, तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्कल का सेंटर पता है, ये सिंपली इसका रेडियस r पता है, तो आप कह सकते हो कि ये जो लेंथ हो जाएगी वो इस टाइप से ऐसे रेक्टेंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये थीटा है तो ऑब्वियस है ये यहाँ पे कितने के बराबर होगा, θ/2 के बराबर होगा। आपको c पता ही है, अल्फा कॉमा बीटा बच्चे, और आप यहाँ पर मेरे से बोल सकते हो सिंपली sin θ/2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई pc, बोले r डिवाइडेड बाई pc। या आप मेरे से बोल सकते हो कि दिस l अगर लेंथ है तो tan θ/2 इज इक्वेट विथ r डिवाइडेड बाई l, जहां पे l इज कॉल्ड सिंपली द लेंथ ऑफ टेंजेंट। उस पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका l यहाँ पे क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप सिंपली कहते हो, पाइथागोरस लगाते हो, दिस स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम देखते हैं तो वो आपको कितना मिलता था, रूट का s1, यानी कि पावर वैल्यू का स्क्वायर रूट, जहां पे s आपका सर्कल की इक्वेशन, लेकिन जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाना है, और उसके बाद रूट s1 आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर इस सर्कल का ये इक्वेशन है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपका रूट s1 वही सेम पाइथागोरस से निकलता था, और ये r डिवाइडेड बाय रूट का s1। तो या तो sin θ/2 pc, यानी कि गिवन पॉइंट और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो sin θ/2 मिल जाएगा। और इस तरीके से आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सबटेंडेड एंगल या एंगल बिटवीन द टेंजेंट दो होंगे, सबटेंडेड एंगल एक ही होगा, लेकिन इस एंगल बिटवीन द टेंजेंट दो, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो इफ पर्टिकुलरली थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है बच्चे, तो इस पॉइंट का जो लोकस होता था वो आपका क्या कहलाता था, डायरेक्टर सर्कल। क्या कहलाता था, डायरेक्टर सर्कल। यानी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द डॉन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड 90 डिग्री, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द डॉन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड 90 डिग्री, तो उस पॉइंट के लोकस को आप क्या बोलते थे, डायरेक्टर सर्कल। तो गिवन सर्कल जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस r है, तो इस डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता था, यानी कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, रेडियस इज बिकम रूट 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होगा जो कि इज रूट 2r टाइम्स उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो किसी भी इस फिगर में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन पॉइंट का लोकस की बात है, जब एंगल दे रखा है तो आप इस x, y मानकर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो इस टाइप से लगा सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलरली जब आपको एक सर्कल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है P, और उससे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर A और B है, तो इस PAB और इसका सेंटर O है ना। तो सर्कल का सेंटर चूंकि O है, तो आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है PAB के ट्रायंगल का सर्कम सर्कल।
द सर्कम सर्कल ऑफ PAB, आप ज्योमेट्री से ये प्रूफ करते हो कि ये इस गिवन सर्कल के सेंटर से क्या होगा, पासेस थ्रू होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो इस क्वाड्रेटल ये कॉन्साइक्लिक हो गया, यानी कि जो सर्कल PAB से पास करेगा वो डेफिनेटली C से भी पास करेगा। और आप कहते हो कि इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, एक्सटर्नल पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो इज अ सर्कल circumscribing of triangle PAB is given by, जिसके ये दोनों एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हो जाएंगे x माइनस x1 x माइनस अल्फा प्लस y माइनस y1 y माइनस बीटा इज इक्वेट विथ 0। डिस्टेंस सबको यहाँ तक। तो ये एक इक्वेशन ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ ट्रायंगल PAB का कॉन्सेप्ट होता था बच्चे। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जब आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में और सर्कल के बीच में अगर एक इस तरह से ज्योमेट्रिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट P एक्सटर्नल दे रखा है, इसमें आपको ये इस तरीके से कुछ चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है। सपोज आपको ये सेमी एंगल थीटा है इस फिगर में, ठीक है बच्चे। तो आपको यहाँ पर इस ये A है, ये B है और सर्कल का रेडियस सिंपली R है। R और थीटा दो पैरामीटर आपको दे रखा है, तो इस P एक लोकस बनाएगा जो कि सर्कल रखेगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो इस एक्सटर्नल पॉइंट जिससे कि ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे थीटा है। इससे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो आप कह सकते हो कि PAB का आपको क्या पूछा जा सकता है बच्चे, इस एरिया AB की लेंथ, या इस बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं AB की लेंथ की पहले बात करूं तो ये R है, ये थीटा है, तो आपको पता है कि ये पूरा 90 है, ये टेंजेंट और ये रेडिकल वेक्टर, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये यहाँ पे थीटा आ गया। तो ये अगर R है और ये थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से R का सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो AB की लेंथ आप मेरे से बोल सकते हो 2R का cos थीटा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB चाहिए, तो AB इसका बेस हो गया और ये इसकी लेंथ हो गई। आपको ये लेंथ पता चल गई सिंपली बच्चे, R का सिंपली cos थीटा होगी। तो R के cos थीटा का cot थीटा, ये इस बेस की वैल्यू हो जाएगी, बोले। तो दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, यानी कि AB यानी कि 2R का cos थीटा इंटू ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की PD, और PD यानी कि AD का cot थीटा, AD यानी कि 2R का cos थीटा इंटू इस थीटा के रिस्पेक्ट में cot थीटा। ये सिंपल आपको ज्योमेट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज और कुछ भी नहीं होगा। ये सिंपल अगर आपको ABC ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर रिक्वायर्ड है, तो आप फिर से बोलोगे कि ये फिर से AB आपका बेस हो गया और DC आपकी हाइट होगी, तो R का साइन थीटा ये लेंथ हो जाएगी। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2R का cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय R का साइन थीटा, ये इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इस सर्कम सर्कल की तो अभी अपन ने बात कर लिया। इस PC की बात करना है, ये लेंथ की बात करना है, तो सिंपल ये R है, ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो R का cot थीटा हो जाएगा। इस तरीके से चीजें हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो इसमें ये बात याद रखना है कि ये PC और AB राइट एंगल पे मीट कर रही है, ये थीटा, तो ये ज्योमेट्री से थीटा एंगल हो जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए वो आप बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ज्योमेट्रिकली
राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। इसमें एक क्वेश्चन इस कॉमन पूछा जाता है कि इसी फिगर में कि आपको ये सर्कल है और ये इस तरह से है और ये सेमी एंगल भी थीटा या 2 थीटा मान लेते हैं। तो एक ऐसे सर्कल की बात किया जाता है जो कि यहाँ पे 2 थीटा एंगल सपोज कर रहा है और ये इसके बीच में फिट किया गया है। इसके बीच में सिंपली क्या किया गया है, फिट किया गया है। तो इसकी रेडियस इज स्मॉल आर है या कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से प्रोसीड करते हो कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया, बोलो। और यहाँ से एक अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं परपेंडिकुलर लाइन, तो ये एंगल थीटा और ये लेंथ यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और यहाँ पर ये लेंथ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। तो यहाँ पर ये एंगल इस तरीके से जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वेट विथ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, 1 माइनस 1 प्लस का साइन थीटा, 1 ओवर छोटा है तो 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा। तो अगर फिर से सर्कल तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, यानी कि इस तरह से ये इस जीपी में वैरी करेगा जिसका ये सिंपली यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर स्मॉल आर पता है और कैपिटल आर बड़े वाले का चाहिए आगे वाले का, यानी कि सपोज ये कैपिटल आर है और इस बड़े वाले का रेडियस चाहिए जो कि इस सर्कल को एक्सटर्नल और इसकी टेंजेंट को टच कर रहा है, तो वो बड़ा हो गया तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कॉमन सेंस से आएगा। तो 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, ये सिंपली कॉमन रेशियो का काम यहाँ पर करता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में एक ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है कुछ इस टाइप से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में, अंडरस्टैंड। फिर आप सिंपली अगेन बात करते हो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। आप बात करते हो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस कर्व के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली कॉर्ड ही आपकी ये जो ए बी है वो आपकी सिंपली यहाँ पे क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है, जिसका इक्वेशन ये px1, y1 है और ये सर्कल s बराबर 0 है। तो इसका इक्वेशन आप देते हो अगेन कैपिटल T बराबर 0 से, अंडरस्टैंड यहाँ पे। फिर अगर आपको कहा जाता है मिड पॉइंट कॉर्ड, मिड पॉइंट कॉर्ड की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो एक ऐसे सर्कल है, ये इसकी एक कॉर्ड है जिसका ये मिड पॉइंट x1, y1 है बच्चे। तो मिड पॉइंट कॉर्ड के इक्वेशन लिखने का एक तरीका ज्योमेट्रिकली ये सेंटर और P के क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो इसके स्लोप का निगेटिव यानी कि लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप इसके परपेंडिकुलर यानी कि माइनस का इज x1 माइनस अल्फा अपॉन y1 माइनस बीटा। इस लाइन का स्लोप लिखा, उसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, इस लाइन का स्लोप पासिंग थ्रू द पॉइंट, यही मिड पॉइंट हो गया एक इस तरीके से। और इससे बेटर t बराबर s1 इज अ यूनिवर्सल कि अगर 2 डिग्री कर्व है, अगर मिड पॉइंट सिंपल x1, y1 है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन यहाँ पे सिंपली आप गिवन देते हो t इज इक्वल टू s1 से। तो मिड पॉइंट कॉर्ड का एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जरूरत पड़ता है कुछ इस तरीके से बच्चे, भले मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन के लिए। तो जब भी मिड पॉइंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है सर्कल या कोई भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए, तो t बराबर s1 हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें
तो ये पॉइंट पे अगर हमें सर्कल की नॉर्मल लिखनी है तो हमें पता है सर्कल के केस में नॉर्मल उसके सेंटर से पासेस थ्रू लाइन होगी, यानी कि x1, y1 और अल्फा कॉमा बीटा को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन x1 माइनस अल्फा इंटू x माइनस x1। ये सिंपली उस नॉर्मल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपसे कहा जाए किसी गिवन पॉइंट से इस सर्कल पे आप कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तो आप मेरे से कहते हो कि वो उस गिवन पॉइंट से सेंटर से मिलाने वाली एक यूनिक लाइन होगी। आप कर सकते हैं वो गिवन पॉइंट सेंटर ना हो, क्योंकि सेंटर अगर होगा तो उससे हट जाने वाली लाइन इस सर्कल की क्या होगी, नॉर्मल। तो इनफाइनाइटली मेनी आंसर होगा। अगर सेंटर के अलावा कोई भी पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पर केवल एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ये बात भी सभी को अच्छे से? फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इज अ सिंपली इज अ रेडिकल, पहले नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट between the two circle, between two circle, दो सर्कल के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की अगर हमें यहाँ पे बात करनी रहती है तो उसको करने के लिए सबसे पहले इज अ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल। अगर वो दो सर्कल एक दूसरे के बाहर है तो आप यहाँ पर 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में सर्कल सेम साइड में होता है, और इस ट्रांसवर्स जिसके रिस्पेक्ट में सर्कल अपोजिट साइड में होते हैं। और अगर D इज इफ D इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, देयर क्या है, सेंटर अगर है बच्चे, तो अगर D उनके सेंटर्स के बीच का सिंपल डिस्टेंस है, तो अगर दो सर्कल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं तो D शुड बी इज लेसर देन, या सीधे द D शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होता है। इसमें ये आपके DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये TCT ट्रांसवर्स और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके से कहलाती है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल इस केस में 4 होंगी। अगर दो सर्कल इस, और ये कब फिगर बनेगा जब D की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा होगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं तो आप 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हो, और एक TCT यानी कि ट्रांसवर्स की बात करते हो जो कि उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरीके से पास होगी। और ऐसा होने के लिए द D मस्ट बी इक्वल टू द R1 प्लस R2 होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज डिपेंड देयर पोजीशन, कि उस दो सर्कल की पोजीशन क्या है उस XY प्लेन में। सिंपल सी बात है। जब आप बात करते हो कि दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, जिसको अपन सिंपल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, DCT, है ना। और DCT अगर है तो उस केस में दो सर्कल इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब D शुड बी लेसर देन R1 प्लस R2 होता है और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होता है। तो इस दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए D की वैल्यू R1 प्लस R2 से इज सिंपल छोटी और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ी, तब जाकर 2 DCT यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होती है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच करते हैं तो केवल एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, क्योंकि दोनों सर्कल सेम साइड में है इसके रिस्पेक्ट में। और इसका जो कांस्टेंट होता है D की वैल्यू, D क्या है, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है
वो उनके डिफरेंस ऑफ द रेडियस के बराबर होता है। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड लाई करता है, कंप्लीटली इनसाइड लाई करता है, तब उस केस में d शुड बी लेसर देन r1 माइनस r2 का मॉड होता है, और उस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट हम प्लॉट नहीं कर सकते इन दो टेंजेंट्स के, इन दो सर्कल्स के बीच में। इन दो सर्कल्स के बीच में उस केस में हम कोई भी कॉमन टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी आपका DCT है, ये भी आपका दोनों DCT यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये आपका इस टाइप से ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज अ बेसिकली इस केस में एग्जिस्ट करती है ना, इज अ फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड केस में तो उस TCT को आप बोल सकते हो कि टेंजेंट विच पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट। नाउ वन ऑफ द इज द स्टेटमेंट इज कि जो आपकी TCT अगर देखो इस फिगर में, जब दो सर्कल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, तो बेसिकली TCT आपका इज अ उसके लाइन जॉइनिंग सेंटर पे इस तरह से एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये जो पॉइंट P है और ये इसका सर्कल सेंटर C1 है और ये C2 है, और इसका रेडियस अगर R1 है और इसका रेडियस अगर R2 है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होने से PC1 अपॉन PC2 आपका R1 अपॉन R2 के बराबर होता है। तो यानी कि आपको जब दो सर्कल गिवन है जो कि एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं, और अगर आपको सिंपली उनके बीच में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आप सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हो, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो। जब आप P पता चल जाता है तो वो क्वेश्चन अब शिफ्ट हो गया कि एक गिवन पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का, जिसके लिए आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी एक सर्कल को पकड़ा, उसके स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, और उसको P से सेटिस्फाइड करके M1 M2 निकाल के इस लाइन की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। जब आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग सर्कल हो, चाहे वो इज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो, चाहे इज अ टच ईच अदर हो एक दूसरे के एक्सटर्नल, तो इस हर केस में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में P आ रहा है, वो भी आपका इस C1 और C2 के रिस्पेक्ट में ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो PC1 डिवाइडेड बाई PC2 अभी भी R1 अपॉन R2 ही रखेगा। अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, और वो इज अ ट्रांसवर्स कॉमन जो पॉइंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का वो पॉइंट है, वो बेसिकली इंटरनल डिवाइड करता है। तो C1 और C2 जैसा कि सर्कल की इक्वेशन पता है, तो सेंटर पता है, तो हम P निकाल सकते हैं, जो कि इस लाइन जॉइनिंग C1 C2 को R1:R2 के एक्सटर्नल रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगेन P आ गया, तो कोई भी एक सर्कल की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखकर पासिंग थ्रू द पॉइंट से सेटिस्फाइड कराकर, पासिंग थ्रू द पॉइंट से क्या करा के सेटिस्फाइड कराकर M1 और M2 स्लोप निकालोगे, तो ये लाइन जब इसको टच करेगी तो डेफिनेटली इस लाइन को भी टच करेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अगर हमें इज इक्वेशन चाहिए, नंबर चाहिए, तो वो पोजीशन ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करता है। अगर इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स निकालते हैं, और फिर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे डॉन टेंजेंट की यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है फिर रेडिकल एक्सिस का। रेडिकल एक्सिस यानी कि आप कहते हो कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द डॉन टेंजेंट्स आर इक्वल। ये उस पॉइंट का लोकस जहां से इस सर्कल पे और इस सर्कल पे जो डॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। द रेडिकल एक्सिस, तो अगर इस सर्कल की इक्वेशन S1 बराबर 0 है,
और इस सर्कल की इक्वेशन S2 बराबर 0 है, तो रूट S1 इस लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई इज इक्वल द रूट S2, स्क्वायरिंग किया S1 माइनस S2 बराबर 0। और चूंकि S1 और S2 जब आप पर लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो ये मैंने स्पेसिफाइड किया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मर जाएगा, तो ये एक लीनियर इक्वेशन आएगी। तो इस पॉइंट का लोकस जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है वो सिंपली आपका यहाँ पर इस एक लाइन की इक्वेशन होगी जिसका इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा। और जब दो सर्कल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं तो रेडिकल एक्सिस उनके बीच में से पास करेगी और रेडिकल एक्सिस उनके बीच के रीजन से पास करेगी। जब दो सर्कल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं, तो जो रेडिकल एक्सिस है वो उनकी क्या हो जाती है, कॉमन कॉर्ड, यानी कि कॉमन कॉर्ड पे एक्सटर्नली जो पॉइंट है वहां से ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होगी और इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं तो इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगेन आप रेडिकल एक्सिस यानी कि S1 माइनस S2 बराबर 0 दे सकते हो। और इस लाइन की भी खास बात होगी कि इससे ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में पक्का इक्वल होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट से तो लेंथ हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते और पूरी की पूरी लाइन इस तरह से है। अगर आप यहाँ पे मेरे से बात करते हो फिर अगेन कि अगर एक सर्कल और एक सर्कल इस तरीके से सिंपली इस इंटरनल टच कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर एक दो सर्कल है तो इसकी जो होगी वो इस तरीके से ये रेडिकल एक्सिस होगी जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि दोनों सर्कल के बाहर वो लाइन एग्जिस्ट करेगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस भी उनकी इज इंटरसेक्टिंग होगी, तो हम दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकालते हैं और उसको किसी भी सर्कल की कॉर्ड बना देते हैं। उसके लिए उसके सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब दो सर्कल एक दूसरे को नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस भी उनको इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगी, तो उस केस में रेडिकल एक्सिस निकाल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा कर देते हैं। टच कर रही है चाहे इसका इंटरनल हो चाहे, अच्छा एक्सटर्नल वाला फिगर छूट गया है बच्चे, एक्सटर्नल टच कर रही है तो ये जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थी वही आपकी सिंपली यहाँ पर S1 माइनस S2 बराबर 0 हो जाएगी। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करेगा। द फर्स्ट थिंग कि रेडिकल एक्सिस लाइन जॉइनिंग सेंटर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है बट इट्स नॉट बाइसेक्ट। इज रेडिकल एक्सिस लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये एक फैक्ट कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड सभी को? ये एक यहाँ पर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो रेडिकल एक्सिस यानी कि कॉमन कॉर्ड को भी बोलते हो, जब इंटरसेक्टिंग होते हैं टच कर रही है तो वो पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली सिंपल आपकी जो है वो आपकी रेडिकल एक्सिस यहाँ पे कहलाती है। इस सिंपली आपको फैमिली ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो इस सबसे पहले इस एक सर्कल S बराबर 0 और एक लाइन L बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल आप लिखते हो S प्लस लैम्डा L बराबर 0। दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला सर्कल अगर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 बराबर 0 की बात करते हो और लिखते हो S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। ये फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हो। दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले इसको डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 y माइनस का y2 प्लस लैम्डा
इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी कि x, y के साथ एरिया 0, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वेट विथ 0। अगर एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट x1, y1 पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आप लिखते हो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l बराबर 0। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर आपको ये पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो कि एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, लैम्डा एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आप किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकालते हो। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल चाहिए तो आप लिखते हो S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 बराबर 0। दो पॉइंट से जाने वाले सर्कल को, एक को डायमीटर प्लस लैम्डा उस लाइन की इक्वेशन जोड़ देते हो, और इस तरीके से एक लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन अगर चाहिए तो पॉइंट सर्कल प्लस लाइन बराबर लैम्डा l बराबर 0। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से?